हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने जो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड का है, जे थॉमसन का है, बोर का, वो सारे मॉडल पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और इसके साथ जिसका आप वेट कर रहे थे सभी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, NL, MS, जो 4 क्वांटम नंबर, इनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम ऑफ वाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, नोड्स कैलकुलेशन और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वो हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर TGT में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से आपके ऑप्शन में से दो जो एलिमेंट दिए होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जिसके इलेक्ट्रॉन सेम है। तो वो चीज़ हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे, क्योंकि हमने कुछ बातें पिछले लेक्चर में की थी तो उनको हम वहीं से कवर शुरू करना पड़ेगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे गाइज वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज इसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ आपको बताई थी कि बोहर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है। गाइज आपको ये मैं बता दूं कि जो मेन ड्रॉबैक्स था बोहर एटम का वो हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बोहर ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना। गाइज इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल उस टाइम माना जाता था। यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नील्स बोर, रदरफोर्ड और जे थॉमसन ने अपने मॉडल दिए थे, और यही बात ने उनका मॉडल रिजेक्ट किया था। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या इलेक्ट्रॉन के जो ये कॉन्सेप्ट है इसको समझना होगा। इसके बिना आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझेंगे, अर्थात आप समझ नहीं पाएंगे कि इस मॉडल की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी। गाइज जो फर्स्टली आप जानते हैं कि जो मैक्स प्लैंक है उनने प्रूफ दिया था कि जो लाइट है, लाइट का एक ड्यूल नेचर होता है, अर्थात कि जो लाइट है, लाइट एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। तो जो फर्स्ट टाइम मैक्स प्लैंक थे, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो लाइट का ड्यूल नेचर है, कि जो उसके दोनों नेचर है, कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो मैक्स प्लैंक का के द्वारा किया गया था। उसी का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके लेटर ऑन डी ब्रॉगली, इसको डी ब्रॉय कहते हैं कुछ, और कुछ इसको डी ब्रॉगली कहते हैं, जो ये साइंटिस्ट थे। इस के आइडिया, जो मैक्स प्लैंक जी का आइडिया था ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का, इन्हीं का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके डी ब्रॉगली ने सुजेस्ट किया कि कुछ एक चीज़ें जो है, समथिंग जो फास्ट जो मूविंग मटेरियल्स है, मैटर्स है, उनके अंदर भी वेव करेक्टर पाया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो कोई भी मैटर हो या कोई भी मटेरियल हो, वो वेव नेचर शो करता है पार्टिकल के साथ साथ। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर उन्होंने कहा कि इस आधार पे, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मैटर है, मैटर के अंदर एटम होता है, जैसा हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चीज़ बनी है वो एक एटम से बनी होती है, और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, कि जो मटीरियल के एटम के अंदर होगा तो उसका भी ऑब्वियस क्या होना चाहिए? वेव नेचर होना चाहिए, वो भी वेव की तरह जाना चाहिए, और उसका पार्टिकल भी होना चाहिए। इस बेस के आधार पर उन्हें ये चीज़ बताई थी कि जो अगर कोई भी, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल भी उन्होंने कैलकुलेट किया था कि जो कोई भी एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद ग्रेट स्पीड, इतनी स्पीड की जो स्पीड ऑफ लाइट जो c है, आप जानते हैं कि c जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इतनी फास्ट से अगर कोई छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी मेजरेबल वेवलेंथ होती है और वो वेव नेचर शो करता है। तो ये बात सबसे पहले डी ब्रॉगली ने बताई। इस बात के आधार पे गाइज जो है बोहर का मॉडल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बोहर ने कहा कि जो उन्हें इस तरह से बताया था कि जो एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा है। क्योंकि जब हमें डी ब्रॉगली ने ये चीज़ बताई कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो जाहिर सी बात है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमकर इस तरह से घूमेगा, अर्थात अंदर बाहर वो घूमेगा, जैसे इस तरह से उन्होंने बताया था नील्स बोहर ने। तो डी ब्रॉगली के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह वेव की तरह घूमना चाहिए। इस तरह से ये मॉडल रिजेक्ट हुआ, और जो हमारा नया मॉडल आया जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसको हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको कुछ एक चीज़ें ये भी देखनी होगी कि हिजनबर्ग जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ बताई। हिजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। गाइस ये आपको पढ़ना होगा, इसी के आधार पर आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आप और भी बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो शायद आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक रहेगा। हिजनबर्ग ने कहा कि द एग्जैक्ट and simultaneously determine of position and momentum of a moving microscopic particle cannot be measured simultaneously। उनके हिसाब से बात थी कि हम एग्जैक्ट और बिल्कुल
एक्यूरेट जो है पोजीशन और मोमेंटम, ये दो चीज़ें हैं, इनको हम एक साथ एक ही टाइम में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये चीज़ जो है इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने जो पोजीशन को डेल्टा एक्स बोला था, मोमेंटम को डेल्टा पी बोला था, और उन्होंने कहा कि ये ग्रेटर देन एन इक्वल टू होगा एच अपॉन 4 पाई के। कई बार ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेता है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर कोई मूविंग पार्टिकल है जो बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, स्पीड किलोमीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट, आप जानते हैं। इतना फास्ट अगर कोई मूविंग पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है गाइज, तो उनके हिसाब से जो उसका पोजीशन है और उसका मोमेंटम, उनको हम एक साथ एग्जैक्ट और एक्यूरेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, और ये सही भी है गाइज। अगर कोई बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज़ चल रही है ना, अगर आप उसकी पोजीशन देख रहे हो तो आप उसका मोमेंटम उस टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि वो किस पोजीशन पे उस पर्टिकुलर टाइम पे है। तो ये प्रिंसिपल जो दिया था, ये हेजनबर्ग ने दिया था। इसी को आधार मानकर जो हम सबसे पहले ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल पढ़ेंगे कि ये इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, इसकी खामियां क्या थी। फर्स्ट जो है गाइज, वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे हीलियम पॉजिटिव है या हीलियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव है। गाइज इसका मतलब है जो बोहर ने एटम मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, वो हाइड्रोजन का लिए ही दिया था उन्होंने, या जो हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं, जैसे अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो हाइड्रोजन बन जाता है, या लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, अगर उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो हाइड्रोजन बनता है। तो उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए था। मल्टी इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट्स में पाए जाते हैं उनके लिए, या उस तरह के एटम्स के लिए उनका जो मॉडल था वो फेल था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोहर कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, जो अभी तक मैं इतने लगातार आपको बता रहा था, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल बनाया था, हालांकि उस टाइम ये चीज़ सही थी, उस टाइम ये डिस्कवरी नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो इलेक्ट्रॉन जब हमने, और जो डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो एक वेव है, तो उस आधार पे ये उनका मॉडल रिजेक्ट हुआ था। तीसरी जो और उनका ड्रॉबैक था, ही डिटरमाइंड पोजीशन ऑफ मोमेंटम साइमल्टेनियसली विच इज रॉन्ग बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो गाइज उन्होंने एक गलती ये भी की थी कि उन्होंने जब इस तरह से बताया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उन्होंने जो उसका पोजीशन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन है, इसी पॉइंट पे उन्होंने उसका मोमेंटम भी बता दिया था। इलेक्ट्रॉन जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमने भी जैसा पढ़ा, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि दोनों चीज़ें एक बार कैलकुलेट नहीं हो सकती है। चूंकि बोहर ने ऐसा किया था, इस आधार पर उन्होंने उनके मॉडल को रिजेक्ट करना पड़ा। जो उस टाइम साइंटिस्ट थे, जो कम्युनिटी थी साइंस की, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अगर इतनी स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो उसके पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ एक्यूरेट और एग्जैक्ट कैलकुलेट और डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ गाइस उन्होंने बताया, उनके ड्रॉबैक था, वो था जो स्पेक्ट्रल लाइज है दे शो स्प्लिटिंग। जो लाइंस है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, जो जब जो है किसी भी, आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देखा होगा, मैं सबसे पहले आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक चीज़ गाइज, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस विकर में या किसी ग्लास स्लैब के अंदर मान लो गैस ली, कोई भी गैस ली, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम की गैस ली, तो जाहिर सी बात है हीलियम की गैस ली तो गैस के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट है हीलियम एक। तो हीलियम गैस का जो एलिमेंट है, इसके अंदर एटम्स होंगे। तो जब हम इसके ऊपर ऐसे लाइट पास करते हैं, तो लाइट को पास करने से यहाँ पे बहुत सारी लाइटों में ये स्प्लिट हो जाता है। बिब ग्योर जो है कुछ एक कलर ये दिखाता है, कुछ एक कलर गायब होते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिएट स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डिस्क्रिएट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो डिस्क्रिएट एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया था बोहर ने, उनमें उन्होंने क्या गलती की थी, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि जो जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जो दो चीज़ें होती है, जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इन चीज़ों के बारे में भी बोहर नहीं बताए। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्योंकि पेपर में कई बार डायरेक्ट इस तरह से पूछ लेता है कि अगर जो स्पेक्ट्रल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग हुई तो उसे जीमेन इफेक्ट कहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हुई तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। फाइनली अब आगे हम आज के टॉपिक के ऊपर, जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। गाइस जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, इसको जो नाम दिया गया है इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल क्वांटम लेवल पे बात करेंगे। क्योंकि जो छोटे से बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उनकी ओवर स्पीड होने की वजह से और उनके जो वेव नेचर होने की वजह से उनको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज उस टाइम श्रोडिंगर जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक वेव के लिए एक इक्वेशन दे दी। गाइज वेव के लिए इक्वेशन देने एक छोटी बात नहीं थी। जो यहाँ पे इक्वेशन दे रहे हैं, देख रहे होंगे आप, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको लर्न करनी है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि जो वेव इक्वेशन है पार्टिकल के लिए, वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल किसके द्वारा दी गई है, तो श्रोडिंगर के द्वारा। आप जो है साइंस स्टूडेंट रहे हो तो आपने बहुत सारी इक्वेशंस सुनी होगी, जैसे आइंस्टाइन की इक्वल टू mc² है। तो गाइज उसी तरह से जो है ये
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहले श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी थी, और इसी वेव इक्वेशन को देने के बाद श्रोडिंगर बहुत फेमस हुए थे और उन्होंने एक पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया था। तो गाइज अब आपको ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है ना, इसको लर्न करना है, ना ही आपको इसमें ये देखना है कि ये किस तरह से वर्क करती है, इसका मतलब क्या है। अगर आप इस चीज़ को देखने भी जाओ तो आप जो है, अगर आपने एमएससी या हायर जो डिग्री कोर्सेज़ किए हैं साइंस में, तभी आप इसका रियल मीनिंग जान सकते हो, अदरवाइज़ ये आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। आपको जो याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो ये इक्वेशन है, इसमें जो ये साई स्क्वायर गाइस, जो ये त्रिशूल जैसा बना है, इसको हम जाई बोलते हैं। तो जाई स्क्वायर जो है ये क्या दर्शाता है, कई बार इस तरह से एग्जाम आता है कि जो जाई स्क्वायर है, जाई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो जो गाइस जो जाई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सॉल्विंग अबव इक्वेशन वी गेट 3 क्वांटम नंबर NLMM। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जाई स्क्वायर होता है गाइस, जाई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है, वो इस तरह से कहीं भी घूम रहा होगा। तो अब हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। जैसे बोहर ने बताया था कि जैसे एक ऑर्बिट में फिक्स है, जैसे इस ऑर्बिट में ही कहीं ना कहीं हमारे को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है गाइस उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन इस तरह हम बता नहीं सकते। तो इस तरह से जो उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके आधार पर जो जाई स्क्वायर दिया था, उन्होंने बताया कि प्रोबेबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे हो सकता है। हम कन्फर्म नहीं बता सकते, 100% एश्योर नहीं हम हो सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं कोई भी मैथ्स में, क्योंकि बेसिकली ये मैथ्स का काम है, मैथ्स में कोई भी इस तरह की इक्वेशन हो उसके हम फर्दर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जब इस इक्वेशन को जो श्रोडिंगर ने इतनी फेमस और इंपॉर्टेंट इक्वेशन दी, जब इसको सॉल्व किया गया तो उसको सॉल्व करने के पास हमारे पास 3 वेरिएबल आए, NLM। कौन से? NLM। और गाइज यही 3 जो वेरिएबल आए, यही आगे जाकर क्वांटम नंबर कहलाए। अर्थात ये इस तरह से समझो कि ये इलेक्ट्रॉन को बताने का एड्रेस है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n, जो इसको शेल बोलते हैं, l को हम सब शेल बोलते हैं और m को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? तो n शेल के, l सब शेल के ऑर्बिटल, m ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज़, और इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास 3 वेरिएबल आए, इनको हम अब डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी। तो जो ये 3 चीज़ें बताई ही गई थी, वेरिएबल जो 3 थे, तो इनको हम अब डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज़ है, इनको हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना है गाइस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है। जो भी तक आपने पढ़ा, जो भी मॉडल पढ़े, बोर्स का पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ा, जे थॉमसन का पढ़ा और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपने पढ़ा, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है वो ये है गाइज। ये नहीं है कि जो आपने पिछली वीडियो देखी है वो काम की नहीं है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल ज़रूर ही क्वेश्चन बनता है। तो गाइज जो सबसे पहला वेरिएबल निकाला गया था श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से, वो था n। तो n को क्या बोला गया गाइज? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप गांठ बांध लो। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं n को। जो इसकी वैल्यू होगी गाइज, जो इसकी वैल्यू होती है, जो इंटीजर्स है, वो कहाँ से शुरू होगी? वो 1 से शुरू होगी। आपको इतना याद रखना है, n की वैल्यू 1 से शुरू होकर कहीं तक भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे कहीं तक भी हो सकती है। हालांकि ये 6 7 तक ही अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वो 6 7 तक की इसको हम अभी तक लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो n है गाइज, n की जो वैल्यू शुरू होती है, स्टार्ट होती है, वो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह से शुरू होती है। दूसरी चीज़ गाइज जो n है, n क्या बताता है? n बताता है शेल नंबर। गाइज अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, एक एक चीज़ें ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि अगर आप जस्ट सुनेंगे तो आपका इस तरह काम नहीं बनेगा। आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाएं, TGT कमीशन के लिए बिल्कुल बेस्ट नोट्स है गाइज ये। तो जो है, अब इतना आपको पता लग गया है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? हमें शेल बताता है गाइज। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसी भी शेल का साइज बताता है या उसकी एनर्जी बताता है। कैसे गाइज? अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का क्या है? ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। अब हम इसको ऑर्बिट नहीं कहेंगे, अब हम इसको शेल कहेंगे। जैसे ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ शेल है। इस तरह से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सिर्फ शेल नंबर बताएगा कि अगर n की वैल्यू मान लो फॉर एग्जांपल 2 है तो इसका मतलब वो दूसरे शेल में है, यहाँ पर है। ओके, अगर n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे फोर्थ शेल पे होगा। तो ऑब्वियस है ये, इसके साथ साथ क्या बताएगा? शेल नंबर के साथ साथ साइज और एनर्जी। कैसे? अब अगर यार वो फर्स्ट शेल में तो उसकी एनर्जी जाहिर सी बात है कम होगी, दूसरे शेल में है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तीसरे में है तो उसे और ज़्यादा होगी, चौथे शेल में तो और ज़्यादा होगी, पांचवें शेल में तो उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा होगी। तो ये भी आपको लर्न करना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या क्या बताता है? शेल नंबर बताता है, साइज और एनर्जी भी बताता है।
दूसरा जो क्वांटम नंबर है गाइस वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको हम एल से लेते हैं। ये जो दूसरा वेरिएबल आया था श्रोडिंगर बेबी इक्वेशन से, ये क्या बताता है गाइस, ये बताता है सब शेल को। जिस तरह से एन जो है शेल नंबर को बताता था, ये बताता है सब शेल नंबर को। जो सब शेल होता है गाइस, अगर आपको पता नहीं है तो जैसे शेल होता है, शेल सब शेल इसके अंदर होता है, जैसे ये शेल है ना, तो इसके अंदर इस तरह से सब शेल होगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे उसके अंदर फिर और अंदर ऑर्बिटल होगा, तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। तो इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो एंगुलर क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, शेप, कि जो किस तरह का जो भी सब शेल होगा, जैसे एस सब शेल है, पी जो भी मैं बताऊंगा, एस पी डी एफ ये जी, ये सारे क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। तो जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है एल, वो क्या बताएगा, वो बताता है शेप किस तरह की है। एन जो बताता है वो एनर्जी और साइज बताता था, उसी तरह से ये शेप बताएगा कि किस तरह की शेप है। गाइस जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे जाएगी, 0 1 2 3 4। गाइस 0 को हम एस बोलेंगे, अगर एल की वैल्यू 1 है तो उसको पी बोलेंगे, 2 है एल की वैल्यू तो डी बोलेंगे, 3 है तो एफ बोलेंगे, 4 है तो जी बोलते हैं। जी एच जो अभी तक हमने जितने भी 117 के करीब नेचुरल जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए पीरियोडिक टेबल में, अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल से ही है वो, उसमें भी हम इन चीज़ों को थोड़ा बहुत फिर से पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे इनकी ज़रूरत है, तो आपको यहाँ ढंग से समझना है ये। तो जो एस पी डी एफ है, यहाँ तक ये अभी तक इलेक्ट्रॉन नोन हुए पीरियोडिक टेबल में, तो जो जी के आगे तक अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। तो आपको ये चीज़ पता लग गई कि जो एल की वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है। इसके अलावा गाइज आपको और भी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, बिल्कुल की पॉइंट है ये, आप बिल्कुल लर्न कर लो। एस की जो शेप है गाइज वो होता है स्फेरिकल, याद रखना है। जो एस सब शेल है, एस सब शेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो पी सब शेल है गाइज, पी सब शेल का जो शेप है वो होता है डम्बल। जो पी होता है गाइज, पी का होता है डम्बल, और जो डी होता है गाइज, डी का होता है डबल डम्बल। बस इतना ही अंतर है, जो पी है पी का डम्बल होगा, जो डी है डी का डबल डम्बल होगा। जो एफ है गाइज, एफ का होता है कॉम्प्लिकेटेड या 8 फोल्डेड शेप। बिल्कुल कुछ नहीं है यार याद करने के लिए। एस है, एस का स्फेरिकल, उसके बाद पी है, पी का डम्बल या इसको डम्बल शेप भी बोलते हैं, डी का डबल डम्बल, और जो एफ है, एफ का होता है कॉम्प्लिकेटेड शेप या इसको 8 फोल्डेड शेप भी कहते हैं। बस आपको इतना लर्न होना चाहिए। अब आप इतना लर्न होने के बाद हम थोड़ा सा कुछ एक एग्जांपल लेते हैं गाइज। अगर मान लो कि एन की वैल्यू 1 है, तो आपको पता है एल की वैल्यू कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जो ऑर्बिटल बनेगा गाइज, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, या हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसका ऑर्बिटल क्या बनेगा, 1s। तो 1s में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो 1s है, 1s में 1 क्या है, 1 n है, n इज इक्वल टू 1 है। एस हम जानते हैं एस किसके लिए डिनोट करता है, 0 के लिए। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कहीं पे मान लीजिए 4s दिया है तो गाइज s का मतलब होता है 0, 4l दिया हो तो l का मतलब अगर 4d दिया हो, 4d का मतलब कि 2। आप यहाँ देखो, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कहीं पे भी किसी भी ऑर्बिटल में अगर s दिया है तो हम s की जो वैल्यू होगी l की, वो उस वहाँ पे 0 होगी। p के लिए l की वैल्यू 1 होगी, d के लिए वैल्यू 2 होगी, और f के लिए वैल्यू 3 होगी। इस तरह से आपको ये लर्न करना है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो l की वैल्यू है वो हमेशा n से 1 कम ही होगी। जब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू से 1 कम 0 है। तो इस तरह से। और अब आगे बढ़ते हैं। अब है थर्ड क्वांटम नंबर, जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है गाइस, ये बताता है ऑर्बिटल को, कि ऑर्बिटल नंबर या कितने ऑर्बिटल है किसी भी शेल में, किसी भी सब शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। तो ये चीज़ कौन बताता है, ये बताता है एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके साथ ही गाइज ये बताता है ओरिएंटेशन की, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेट किस तरह से हुए, वो अंदर किसी भी ऑर्बिटल में किस तरह से एडजस्ट हुए, वो ओरिएंटेशन होता है। जिस तरह से आपने देखा कि जो एन है, एन जो साइज और एनर्जी बताता है, जो एल है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो क्या बताता है, वो शेप बताता है। उसी तरह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है गाइज, ये बताता है ओरिएंटेशन। अब इसके साथ ही आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सब शेल, किसी भी सब शेल के अंदर, आपको पता है कि जो सब शेल होता है वो एल के लिए होता है, किसी भी सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, तो उसका फॉर्मूला है ये 2l+1। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास सीधा ही आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सब शेल। गाइज 2 फॉर्मूले हैं, एक ये होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, एक होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल। जो जब शेल की बात होगी, सिंपल कि शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो शेल में उतने ही ऑर्बिटल होंगे जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, अर्थात जितने एन की वैल्यू होगी उतने ही ऑर्बिटल होंगे अगर शेल बोला हो। तभी आपने डायरेक्ट लिखना, अगर मान लीजिए 4n की वैल्यू जब 4 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 4 ही होंगे।
अगर आपको शब शेल बोला है गाइज, तो शब शेल के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा 2l+1, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा होगा कि जब l की वैल्यू 3 होगी, मान लो जब l = 3 होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे 2 × l की जगह 3 डालना है, +1 तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 +1 7, तो जो 7 ऑर्बिटल है वो टोटल आ जाएंगे। फोर्थ क्वांटम नंबर जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एस से लेते हैं गाइज। आपको ये पता, मैंने पहले ही बता दिया कि एस जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो वेरिएबल है वहाँ से नहीं आया है, अर्थात जो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी है पार्टिकल के लिए वहाँ से एस ड्राइव नहीं हुआ है। एस को बाद में जो है साइंटिस्ट जो है, जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, उन्होंने इसको बाद में दिया एस को, जो स्पिन क्वांटम नंबर है। एस जो बताता है वो बताता है रोटेशन इट्स ऑन एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस में कैसे घूम रहा है गाइज, उन्होंने बताया था कि या तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा अपने एक्सिस पे, या वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू दी थी वो +½ या तो -½ ये दो जो वैल्यू है ये एस के लिए है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, या तो उसका जो स्पिन है कि किस तरह से रोटेट कर रहा है, या तो वो +½ में रोटेट कर रहा होगा या -½ पे। ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। अब पढ़ते हैं हम आज के अपने अंतिम जो पड़ाव है, जो कुछ एक 4 से 5 जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, पॉलीज ने दिया है, हुन्स ने दिया है, अफवाऊ ने दिया है, इन चीज़ों को पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। जो फर्स्ट है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है गाइस, ये क्या है कि उन्होंने बोला कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ड्यू टू द एस फैक्टर। स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से एक का +½ होगा, एक का -1/2 फैक्टर, 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। गाइस जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उन्होंने बताया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी सेम एटम में, मान लीजिए ये s ऑर्बिटल है, तो हम जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं आप, तो वो दोनों या तो इस तरह से होगा तो दूसरा इस तरह से, मतलब एक ऊपर अगर अरेंज है तो दूसरा डाउनवर्ड अरेंज्ड होगा। क्यों? क्योंकि पॉलीज ने बताया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के अंदर, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर सेम नहीं हो सकते। उन चारों का जो 4 क्वांटम नंबर पड़े वो कभी भी सेम नहीं होगा, उनमें से एक क्वांटम नंबर चेंज ही होगा, और वो चेंज होने वाला होता है स्पिन क्वांटम नंबर। एक अगर जैसे किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक का स्पिन +½ है तो दूसरे का -½ होगा। तो ये प्रिंसिपल जो दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था पॉलीज ने। बढ़ते आगे अफवाई प्रिंसिपल के ऊपर, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अफवाऊ भी एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो किस तरह से होगी। जैसे कोई भी एलिमेंट है, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे तो हम उसका ऑर्डर क्या है। जैसे आप पता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इस तरह से लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह से 4p, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जो इसको लिखने का तरीका है वो क्या है, वो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो चीज़ जो अफवाऊ ने बताई थी। तो अफवाऊ ने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग होती है वो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल, कि जो किसी भी, मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है या कोई सबशेल है जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में, मतलब जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो सबसे लास्ट फिलअप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 2s और 2p है, इन दो में से पहले किसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा गाइस वो होगा 2s के अंदर। क्यों होगा 2s के अंदर? आप देख सकते हैं कि जो 2s की वैल्यू है वो कम आ रही है, 2 आ रही है, जो 3p की वैल्यू जो है ज़्यादा आ रही है, 4 आ रही है। तो ये जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिलअप होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का जो उन्हें फॉर्मूला दिया था अफवाह ने, वो दिया था उन्हें n+l रूल। गाइज ये आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है। n+l रूल किसके द्वारा दिया गया है? अफवाह के द्वारा लिया गया है। और इस रूल के आधार पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इस रूल के आधार पे हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो कौन सा जो ऑर्बिटल है वो फर्स्ट फिलअप होगा, या कौन सा सबशेल है जो पहले जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और किस में बाद पे जाएगा। तो अब अगर आप कोई भी दो चीज़ आपसे पूछी होगी, आपको एग्जाम में दिया जाएगा, मान लीजिए 4d दिया है, एक कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल 5s दिया है, आपको बोला कि इन दो में से पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या करना है, सिंपल n+l रूल का लाना है। जैसे n+l रूल है, जैसे 4d के लिए अगर आप इस रूल को लगा रहे तो 4d के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं d के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 जो है n की वैल्यू आ जाएगी, और l के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ गया 5 + 1 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा वो 5s में फर्स्टली फिल होगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि l, अगर आप l में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अगर l की वैल्यू 0 है तो वो s के लिए होता है, अगर l की वैल्यू 1 है तो वो p के लिए होता है, अगर d है तो d जो है 2 के लिए इसकी वैल्यू होती है। इस तरह से गाइस जो नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया था वो है हुन्स रूल। तो हुन्स रूल ने जो, मतलब हुन्स भी एक साइंटिस्ट थे, उनका जो रूल है वो है मैक्सिमल
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है गाइज ये पेयरिंग पर डिपेंड करता है। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल आर पेयर्ड हाफ फील्ड विद ऑपोजिट स्पिन। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे वो हाफ फील्ड होंगे। जैसे ये ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल अगर ये पी ऑर्बिटल है, आपको पता है कि जो पी सबशेल है, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो इस तरह से होगी। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह से अरेंज होंगे, पहले फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, फिर सेकंड ऑर्बिटल में जाएगा, फिर थर्ड ऑर्बिटल में जाएगा। इस तरह से अगर फोर्थ जो आएगा वो फिर फर्स्ट ऑर्बिटल में इस तरह से पेयर होगा, हर कहीं नहीं जा सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो जो ये है, एक सेकेंड, तो इस तरह से गाइज आपको ये याद करना है। जो एंगुलर नोड्स है, एंगुलर नोड्स एल से लेते हैं। जो रेडियल नोड्स है गाइड, रेडियल नोड्स को n-l-1 से लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है गाइड वो n-1 से हम इसको लेते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको गाइज ये बता दूं, एक बार फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4p लिया है गाइज, तो 4p के लिए हम क्या जानते हैं, अगर हमारे से एंगुलर नोड्स पूछा तो आपने सिंपल उसका p देखना, तो सॉरी एल देखना, एल जो यहाँ पे पी से लेंगे हम, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है गैस। हम जानते हैं एल के लिए अगर एल 0 हो तो एस होती है, सॉरी अगर यहाँ पे एल की वैल्यू 1 हो तो वो पी के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इसका एंगुलर नोड्स कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर 4p का मैं फिर से एग्जांपल लूँ और मैं आपसे पूछूं कि 4p के लिए रेडियल नोड्स बताइए तो क्या होंगे, तो यहाँ पे n-1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप n यहाँ पे 4 है, p यहाँ पे 1 है, मतलब एल यहाँ पे 1 है क्योंकि पी है, और साथ में -1 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 4 - 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो रेडियल नोड्स है वो 2 आ गए, और जो एंगुलर नोड्स है, एंगुलर नोड्स कितना आ गया, 1 आ गया। तो जो टोटल नोड्स कितने होंगे, 2 + 1 3। आप इस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे, 4p के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n-1। आप जान सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 निकले कितने बचा 3, तो हमने 3 जो है अभी जैसे कैलकुलेट इस तरह से भी किया था। तो आप जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर इस फॉर्मूले का याद रख सकते तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई भी अगर आपके पास ऑर्बिटल दिया है आप उसमें रेडियल नोड्स का फॉर्मूला डाल दीजिए। एंगुलर नोड का फॉर्मूला है कि उसी जो चीज़ वहाँ पे दी है, जैसे 5s दिया है तो s आपको पता है एल के लिए एस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। डी दिया, डी को आपको पता है कि एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो सीधा ही वही होती है। तो गाइस अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम फर्स्ट 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं आपको, और यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर जो टेट का एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश का टेट जो है, उसमें तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूंगा, जो एलिमेंट है आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल में तो यार 120 और 130 के आसपास एलिमेंट हो गए, तो इतने सारे कैसे लर्न करना है। तो गाइज आपको बिल्कुल कुछ नहीं है, वो हम अगले जो पीरियोडिक टेबल पे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको जो 30 जो एलिमेंट है वहाँ तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। यार 9-10 तक के बच्चे इनको लर्न कर लेते हैं, तो आपको तो बिल्कुल अगर 1-2 बार रीड करेंगे तो बिल्कुल ईजी है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इस तरह से आपने 30 को याद करना है, और आपको बिल्कुल प्रॉपर जब आपको इसका एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा उसके बाद आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। गाइज मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जहाँ तक आप मैं लिखूंगा आपको सिर्फ वहीं तक ही लर्न करनी है। और ये बिल्कुल आप इसको एक रट्टा मार दो। सबसे पहले आप लिखेंगे 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, उसके बाद 4p। आपको बस यहीं तक ये लर्न करनी है, क्योंकि इससे बार एग्जाम हिमाचल के टीजीटी कमीशन में और एचपी टेट में तो खैर पूछ ही नहीं सकता। तो फिर से आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, उसके बाद 4p। इस तरह से आपको याद करना है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 4s पहले क्यों लिखा, 3d बाद में क्यों लिखा, क्योंकि 3d पहले आना चाहिए। गाइस अभी जैसे मैंने आपको पहले जैसे बताया क्या हुआ, प्रिंसिपल नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे 3D की वैल्यू जो है 4s से ज़्यादा है। इसकी 3D की जो एनर्जी है गाइस वो ज़्यादा होती है, इसलिए 3D को हम बाद में फिलअप करते हैं, 4s को हम पहले लिखते हैं। टेक्निकली हम इसको जो लिखेंगे 3D को पहले लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, और 4s को बाद में लिख लेते हैं। लेकिन भरने का जो तरीका है वो पहले 4s को भरेंगे, उसके बाद 3D को भरेंगे। चलिए देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल ये जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की है तो क्या होगा, 1s ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन के पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है। और एक चीज़ मैं गाइस आपको बता दूं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 नहीं होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s1। हीलियम का 2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके हो जाएगी 1s2।
यहाँ पे लिथियम देखो गाइस, लिथियम की 3 होती है तो लिथियम का होगा 1s और 2s भी आ जाएगा, 1s में दोनों भर जाएंगे और उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अब गाइस आप अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे कि यहाँ पे भी तो लिख सकते थे 1s3, तो गाइस ये ऐसा नहीं हो सकता। आपने अभी जैसे पीछे बताया कि जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ओके, उसी तरह से p है गाइस, p में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जो p ऑर्बिटल है वो 3 ऑर्बिटल बनते हैं, तो p में कुल मिलाकर 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होते हैं। इसके अलावा गाइस आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। कोई भी अगर मान लीजिए सोडियम है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोडियम है, यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ली है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। इस तरह से आप देखेंगे कि सोडियम 11 है तो 11 आना चाहिए, पहले 1s में 2 भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, 2p में भरेंगे, 3s में, या 2p तक 10 हो गए तो 3s में 1 होगा। इस तरह से जो मैग्नीशियम में 12 तो 3s की जगह 2 हो जाएगी। इस तरह से आपको जो इसमें लर्न करने की जो चीज़ है वो आपको मैं बता दूं, जहाँ से एग्जाम आता है वो यहाँ 2 जगह से आता है, क्रोमियम और कॉपर। गाइस जो क्रोमियम और कॉपर है इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जो एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जो मतलब औरों से ये थोड़ा दूसरी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। जो 24 से पहले अगर आप देखेंगे यहाँ तो बेंडियम है, बेंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है लास्ट की देखेंगे हम 3d3 और 4s2। तो इसकी क्या होनी चाहिए थी, क्रोमियम की इसकी होनी चाहिए थी 3d3 और 4s3, अर्थात कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके बाहर है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 3d3 और 4s3। तो गाइज इसकी ऐसा नहीं होकर क्या होती है 3d5 और 4s5। तो इसके पीछे जो रीज़न है गाइज वो क्या होता है, वो होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड का। आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल है गाइज, डी ऑर्बिटल में हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, वो 10 जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कितने और ऑर्बिटल होते हैं, वो 5 होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर दे वो, तो इस तरह से भरेंगे आप, मतलब 5 ऑर्बिटल में या 5 सब शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इस तरह से जो सब शेल है ये हाफ फील्ड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप इस तरह से ना भरकर अगर 3d3 भरते, अर्थात इसमें सिर्फ 3 ही जगह भरते, 2 खाली रखते, तो वो कम स्टेबल होता। इसकी स्टेबिलिटी की वजह से ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो आपको याद रखनी है, मतलब इसके जो 3d5 है और जो कॉपर है, कॉपर 3d10 होगा इसकी जगह, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर इसके अंदर 5 है, अगर 1 2 3 4 5 है, तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर ये दोनों हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से ऑपोजिट स्पिन में, तो ये फुली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल डिफरेंट होती है। इसके साथ ही गाइस आपको जो याद रखना है वो आपको अगर आयंस में दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम होगा, सोडियम प्लस आयंस दिया है, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन उसको निकाल देना। जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, जब इसमें प्लस का साइन आ जाएगा, अर्थात किसी ने एक इलेक्ट्रॉन क्या है डोनेट किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अब 10 बचेंगे। तो आपने फिर 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सोडियम प्लस एटम के लिए, सॉरी सोडियम प्लस आयंस के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम से पहले क्या होता है, नियॉन होता है, आपने उसके लिए लिखनी है, लेकिन होगा ही वो किसका, सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइज ये आज का लेक्चर है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो MCQ का होगा। हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर में जो आए हुए MCQs है, जो क्वेश्चंस आए हैं, उनको आप कल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको अभी भी कंफ्यूज नहीं हुआ, तो अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही पूरा, उसमें पीरियोडिक टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट होगा। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें अच्छी तरह से समझाएंगे। आपके लिए बाकायदा पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट भी लाएंगे, उसमें अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पे इतना ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबी बन रही है, और इस चैप्टर में इसको बुक में भी सिर्फ इतना ही दिया है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन थर्ड चैप्टर में किया गया। क्योंकि आपको पता ही है कि इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया वो क्या क्या किया, सारे एटॉमिक मॉडल डिस्कस किए, उसके बाद हमने सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए और सारे क्वांटम नंबर डिस्कस किए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ऊपर के जो बेस्ट टॉप जो क्वेश्चंस है, टॉप जो MCQ है, वो डिस्कस करके लाएंगे। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो हमारी टीम के साथ ज़रूर